गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर सीटीएस। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग पहले से ले चुके हैं। टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास थोड़ा सा डिस्कशन किए हैं। आज थोड़ा रिकैप करेंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या देखे थे? जो देखे थे उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। मोमेंट और टॉर्क लिखते हैं तो टॉर्क लिखेंगे। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स about any axis is defined as is given by tau is equal to r cross f। ये याद रखना कि ये r क्रॉस f होता है। क्या मतलब होता है r क्रॉस f का? अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है, जो बॉडी यहाँ पे हिंज हो गया है, दिस हिंज्ड बॉडी को अगर आप कोई फोर्स लगा के इसे खींचोगे, ऐसा कोई फोर्स लगा के खींचोगे, तो ऑब्वियसली दिस बॉडी विल ट्राई टू रोटेट लाइक दिस। टू नो व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स, हमें क्या करना होता था? पहले हमें ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता था विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। ये इस एक्सिस में घूम सकता है, यहाँ पर हिंज हो गया है, मतलब आप इस बॉडी में एक होल कर दिए, वॉल में एक होल कर दिए, एक नेल डाल दिए। जैसे आप इसमें एक नेल डाल दिए तो अभी फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक भाग नहीं सकता, सिर्फ घूम सकता है। फाइन, इफ दैट इज व्हाट इज द थिंग, तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? घूमने घुमाने वाली चीज जो है वो टॉर्क है। टॉर्क इज द एजेंट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी कैन बी रोटेटेड अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, बॉडी कैन बी रोटेटेड अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस। इस एक्सिस में इसको घुमाने के लिए कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज गिवन बाय r क्रॉस f, द क्रॉस प्रोडक्ट। रिमेंबर, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर उसका कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। r क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया r। ठीक है ना? तो ये टॉर्क है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आप जानते हो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है a b sin थीटा। तो हम यहाँ पर कहेंगे a r sin थीटा, जिसमें थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन f एंड r। f एंड r का मतलब हुआ, आप जानते हो कि r इज इन दिस डायरेक्शन, f इज इन दिस डायरेक्शन, एंगल बिटवीन f एंड r इज थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा। सो दिस एंगल इज थीटा। ये सब हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा इसको अभी और डिटेल्स में लिख लेते हैं। हियर r वेक्टर क्या है? r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ f, वेक्टर f with respect to axis, है ना? और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन r एंड f। वो तो देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन r एंड f, जो देख के हमें समझ में आ रहा है। फाइन, तो दिस इज व्हाट इज टॉर्क। और इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर सेम चीज को हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे तो जैसे यहाँ पर कोई एक बॉडी है, इस बॉडी को यहाँ पे हिंज किया गया है और इस बॉडी के ऊपर हम एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। अब इस फोर्स के चलते ये अब ऐसे ऐसे घूमने वाला है, तो कितना टॉर्क होगा? अभी आप देखें, अगर इस पॉइंट को हम O कहते हैं, द एक्सिस पासिंग थ्रू O, द टॉर्क अबाउट O is given by f r sin theta। I am writing the magnitude। अब मैग्नीट्यूड तो f r sin theta है, लेकिन यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अच्छा, अभी अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें कि अगर ये F है, दिस इज व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स।
अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है तो हम कहेंगे यहां से लेट मी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन टू दिस लाइन, I drop a perpendicular onto this line and I see this distance is nothing but equal to r. ये डिस्टेंस क्या था? r का मैग्नीट्यूड था, ये था r और ये एंगल तो आपका थीटा था, है ना? तो ये एंगल भी हो गया थीटा। इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल, ये जो लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है, उसको अगर हम l कहते हैं तो हम कहेंगे ये l r थीटा में क्या रिलेशन हुआ? आपको होगे दिख रहा है यहाँ पे कि L इज आर साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? टॉर्क का फॉर्मूला बन गया F इंटू आर साइन थीटा के जगह हम लिख सकते हैं L। बस ये चीज आपको समझना है। तो टॉर्क क्या हो गया, जिसमें ये L क्या हो गया? L इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम कहां से? फ्रॉम एक्सिस, जिस एक्सिस से घुमा रहे हैं। न्यूटन मीटर हो गया उसका यूनिट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये जो L है ना, इसको कहते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस हो गया L। तो F इंटू L, कोई भी फोर्स का किसी भी एक्सिस में अगर टॉर्क निकालना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस? थ्रू एग्जांपल विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो ये हो गई आपका टॉर्क, ठीक है? L इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? अब ये टॉर्क तो एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो कैसे उसका डायरेक्शन निकालेंगे? दैट इज टू बी फाउंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स। और वैसे भी जान लो कि अगर ये बॉडी को आप ऐसे खींच रहे हो, ये ऐसे घूम रहा है, यू क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन। अगर आपके फिंगर्स घूमने की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सारे सर्कुलर मोशन पैरामीटर का डायरेक्शन निकालने का तरीका वही था। एवरी सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स, रोटेशनल मोशन पैरामीटर्स आर एक्सियल वेक्टर्स, दे एक्ट अलोंग द एक्सिस। अगर कोई चीज ऐसे घूम रहा है, the torque is produced like this, then the direction is outwards, ठीक है? अगर ऐसे घूम रहा है, the direction is inward। फिलहाल इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन को छोड़ के हम लोग एक सिंपल लॉजिक से ले लेते हैं, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, इससे हमें और एक चीज समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है और इस बॉडी को यहाँ पे हिंच किया गया है, और इस बॉडी को अगर हम कुछ इस लाइन में खींचते हैं ऐसे, I pull it in some direction like this, I pull it in some direction like this। देखो तो मेरा जो फोर्स है, मेरा जो फोर्स इसमें बन रहा है, ये जो फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट? 0। देन व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस? दैट इज आल्सो 0। कहने का मतलब हुआ इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स passes through the axis, that force will not be able to produce any torque, it will not be able to rotate this, है ना? तो हम कहेंगे when line of action of force passes through axis, no torque is produced, नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। ये समझ में आना बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। काफी न्यूमेरिकल में ये छोटी छोटी चीज हमें बहुत बड़े बड़े क्लू दे देंगे। तो जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, विल सी नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। इतना सारा चीज प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कशन भी किए थे। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। लेट अस पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 3 देखिए, अब देखेंगे पॉइंट नंबर 4। तो हम जैसे बताए थे कि ट्रांसलेशनल मोशन में जितने सारे चीज हम लोग पढ़े थे वो सारा चीज फिर से हम लोग को रोटेशनल मोशन में पढ़े। ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े थे। ए बॉडी वाज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी हैज नो लीनियर एक्सेलरेशन। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में क्या कहेंगे? कहेंगे ए बॉडी इज said to be in rotatory
equilibrium if it has no angular acceleration, जैसे लीनियर एक्सीलरेशन जीरो होने से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता था और एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो होगा तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, लीनियर एक्सीलरेशन जीरो कब होता था, व्हेन द फोर्स वाज जीरो। एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी जीरो only when there is no torque acting on it or the net torque acting on the body is zero. So angular acceleration जीरो होने के लिए for this क्या चाहिए हमें चाहिए the net torque about any point P must be equal to zero. ये चीज को हम लोग बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट P, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट P मतलब सारा जो फोर्स है, सारे फोर्सेस के लिए कुछ टॉर्क बन रहे होंगे, कुछ क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहे होंगे तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहे होंगे। जितना क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा, तो हम कहेंगे नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या हुआ। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है और इसके ऊपर मान लेते हैं कि ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, मान लो एक फोर्स आ रहा है F1, एक फोर्स आ रहा है F2, एक फोर्स आ रहा है F3, ऐसे करके सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, दीज आर डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर आपको कहा जाएगा क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस मस्ट बी जीरो। If vector F1 plus vector F2 plus vector F3 and vector F4 is equal to 0, तो हम कहेंगे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसका लीनियर एक्सीलरेशन नहीं होगा। सिमिलरली रोटेशनल एक्सीलरेशन नहीं होगा, ये नहीं घूमेगा। अगर रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, उसके लिए कंडीशन क्या हो गया, रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा मतलब नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दीज फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट P मस्ट बी जीरो। P कौन सा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। सपोज आई कंसीडर ए पॉइंट A हियर, कंसीडर ए पॉइंट B हियर, कंसीडर ए पॉइंट C हियर, तो आप कहोगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अभी ये घूम नहीं रहा है, मतलब ये सारा फोर्सेस का टॉर्क इस पॉइंट में निकालोगे तो जीरो होगा, इस पॉइंट में भी निकालोगे तो जीरो होगा, इस पॉइंट में भी निकालोगे तो जीरो होगा, किसी भी पॉइंट में निकालो द नेट टॉर्क हैज टू बी जीरो, है ना। और अगर बाय चांस नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ, सपोज हम कहेंगे कि ये जो इतने सारे फोर्सेस है इनके लिए टॉर्क इस पॉइंट में निकाले, सी पॉइंट में निकाले, पता चला जीरो हो गया नेट टॉर्क, बी पॉइंट में निकाले नेट टॉर्क जीरो हो गया, ए पॉइंट में जीरो नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये घूमेगा। कैसे घूमेगा, इट विल रोटेट अबाउट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए में घूमने लगेगा। सपोज ए में जीरो है, सी में जीरो है नेट टॉर्क, लेकिन बी में नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो इट विल रोटेट अबाउट पॉइंट बी। सपोज हम कहेंगे ए में जीरो है, बी में जीरो है, सी में जीरो नहीं है नेट टॉर्क, तो इट विल रोटेट अबाउट सी, ऐसे करके घूमने लगेगा, द बॉडी विल रोटेट अराउंड सी। अगर ऐसा हुआ कि नेट टॉर्क अबाउट बी इज जीरो बट अबाउट सी इज नॉट जीरो, अबाउट ए इज नॉट जीरो, तो दोनों में घूमेगा, ए में भी घूमेगा, सी में भी घूमेगा। ऐसा कैसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये ए में घूमते घूमते सी के चारों तरफ ऐसे घूमने लगेगा, ए में घूमते घूमते सी के चारों तरफ घूमने लगेगा। समझ में आ रहा है, वो कैसे घूमेगा अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे, हम एनालिसिस कर रहे हैं द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब नहीं घूमने वाले बात। तो इसमें नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ, उसमें P क्या है, P इज एनी पॉइंट, it may be any point inside or outside the body, where P is any point inside or outside the body। तो इतना जो थ्योरी है इसको हम लोग डिटेल्स में अभी एक एक करके देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस फर्स्ट लर्न क्या हमें नेट टॉर्क निकालना आता है। चलिए देखते हैं। आई गिव यू अ सिंपल केस टू फाइंड आउट द नेट टॉर्क। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक डंडा है ऐसा, ठीक है, और इस डंडे के साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ है, लेट मी ड्रॉ इट। एक डंडा ऐसा है, एक सिंपल सा फिगर देता हूं, ये डंडे को यहां से हिंच कर दिया गया है, ठीक है, और मान लो कि ये लेंथ है 3 मीटर, ये लेंथ है 2 मीटर, हाँ, और क्या दिया गया है कि देयर आर सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस। एक फोर्स आ रहा है ऐसे,
से इट इज 20 न्यूटन, है ना। और सपोज यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है ऐसे, कितना फोर्स, से इट इज 12 न्यूटन, और यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है ऐसे, कितना है ये 13 न्यूटन, और यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है ऐसे, कितना 6 न्यूटन। जस्ट लेट अस चेंज द प्लेस, 6 न्यूटन को हम कुछ यहाँ पे लगाते हैं, जैसे हम कहेंगे यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है, कॉल इट समथिंग लाइक 6 न्यूटन, क्या एंगल में, सपोज 30 डिग्री एंगल में ये आ रहा है। तो ये कोई एक बार है, इस बार के ऊपर इतने सारे फोर्स आ रहे हैं, अब ये सारे के चलते क्या ये बार घूमेगा, अगर घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और व्हाट इज द नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट O। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। फाइंड नेट टॉर्क produced by all these forces about, कोई एक एक्सिस में स्पेसिफाई कर देता हूं, about O। सॉल्यूशन बनाते हैं, हमें नेट टॉर्क पता करना है, about O क्या होगा। ठीक है, तो बनाने के लिए मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल्स में लिखना चाहूंगा। आई मेक इट इन टेबुलर फॉर्म। फोर्स के बाद लिखेंगे एल क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर क्या है, फिर लिखेंगे टॉर्क कैसे निकालते हैं, F इंटू एल, फिर उसका डायरेक्शन। चलिए ऐसे करके लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला फोर्स ले लेते हैं 12 न्यूटन। 12 न्यूटन फोर्स के लिए 40 एल क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये 12 न्यूटन फोर्स यहाँ पे है, उसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, ऐसा है, तो ये लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना हुआ, इट इज कमिंग आउट टू बी 3 मीटर। तो आपको हो गए एल इज 3 मीटर, समझ में आ गया। अगर L 3 मीटर हो गया, then what is the torque produced by this force about O? It is 12 into 3, 12 into 3 हो गया 36 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये जो फोर्स है इसके ऊपर कोई टॉर्क बना रहा है, वो कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, आप नोटिस करो कि अगर ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, और ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज है। देखो तो ये जो फोर्स है 12 न्यूटन वाला, वो बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। 12 न्यूटन फोर्स देख लिए, 20 न्यूटन फोर्स के लिए, 20 न्यूटन फोर्स के लिए क्या टॉर्क बनेगा, जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। 20 न्यूटन ऐसा दिख रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा भाई, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो कुछ ऐसा होगा। इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, ये तो दिया है 2 मीटर है, हाँ, तो हम कहेंगे द लेंथ L इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर, लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर। सो व्हाट विल बी द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, 20 into 2, 20 into 2, 20 into 2 is 40 Newton meter. The torque produced by a force is given by F into L, where L is perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. So 40 Newton meter. अब सोच रहा है डायरेक्शन कैसे होगा, ये 20 न्यूटन फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये आपको सोचना है। देखो अगर ऐसे होगा फोर्स अगर ऐसा होगा, जैसे 20 न्यूटन ऐसा है, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। ये खींचेगा तो ये फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, सिंपल तो है। चलो देखते हैं, ड्यू टू 13 न्यूटन फोर्स, 13 न्यूटन फोर्स के लिए क्या टॉर्क बनेगा, ये सिंपल है, एवरीवन कैन से। 30 न्यूटन फोर्स को ध्यान से देखो तो उसका लाइन ऑफ एक्शन इज passing through O. So what is the distance of line of action of force from the axis? You say it is 0. If distance of line of action of force from axis is 0, तो टॉर्क क्या बनेगा, 0। कोई टॉर्क नहीं है, because the line of action of this force is passing through axis. No torque will be produced by 30 Newton force.
बाकी रह गया कौन, 6 न्यूटन फोर्स। अच्छा, तो ये 6 न्यूटन फोर्स के चलते क्या टॉर्क बनेगा हमें देखना है। 6 न्यूटन फोर्स के चलते क्या टॉर्क बनेगा, उसके लिए हमें जानना है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये 6 न्यूटन फोर्स ऐसा है, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है। हमें क्या पता करना है, पता करना है इसका डिस्टेंस फ्रॉम हियर। डिस्टेंस फ्रॉम हियर कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस देखो, तो ये ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये 3 मीटर है, ये 30 डिग्री है, तो व्हाट इज दिस लेंथ, सी दिस बाय दिस विल बी sin 30, सो दिस इज इक्वल टू 3 sin 30। ध्यान रहे ये लेंथ L है, यही लेंथ L है। ये ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, तो L है। L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा, ये लेंथ हो जाएगा 3 cos थीटा, ये लेंथ हो जाएगा 3 sin थीटा। तो L के जगह क्या लिखेंगे, 3 sin 30, और sin 30 1/2 होता है, सो इट इज 3/2। So what is the torque produced? 6 into 3/2 कितना होता है ये, 9 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये जो फोर्स है इस बॉडी को इस एक्सिस में कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, हाँ इधर खींच रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हमें 4 ठो फोर्स दिया गया था, इच फोर्स के चलते क्या टॉर्क बन रहा है, किस डायरेक्शन में बनता है, हम निकाल दिए। अब इतना निकालने के बाद अगर हमें कोई कहेगा कि व्हाट इज द नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड, तो नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे। नेट टॉर्क करना क्या, जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उनको मिला दो, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उनको मिला दो, नेट एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, है ना। देखो तो ये सारे फोर्स मिलके कितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहे हैं, 36 and 9 दैट इज 45 न्यूटन मीटर। कितना क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहे हैं, 40 न्यूटन मीटर, मतलब देयर इज ए टोटल टॉर्क ऑफ 40 न्यूटन मीटर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो व्हाट इज द नेट टॉर्क, 45 माइनस 40, है ना। तो आप कहोगे इस केस में आपका नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, द नेट टॉर्क इज गोइंग टू बी, लेट मी मेक अ लिटिल स्पेस, यस ठीक है। तो आप कहोगे जो नेट टॉर्क होगा यहाँ पे टाउ नेट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है 36 and 9, सो 36 प्लस 9 हो गया एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 40 न्यूटन मीटर है क्लॉकवाइज, तो हो गया 5 न्यूटन मीटर। द नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। कोई भी बॉडी के ऊपर अगर बहुत सारे फोर्सेस आ रहे हैं तो सारा फोर्सेस के चलते नेट टॉर्क कितना है हम यहां से पता कर लिए। थोड़ा सा आपको अच्छा प्रैक्टिस करवाने के लिए आई वांट टू गो फॉर वन मोर एग्जांपल। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक डंडा ऐसा है, सपोज हियर इज ए डंडा लाइक दिस, बहुत ही उल्टा पुल्टा शेप का डंडा है ऐसा, ठीक है। ये डंडे को यहाँ पर हिंज कर दिया गया है, इट इज हिंज्ड हियर, ठीक है। अब इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, आप थोड़ा डायमेंशन देख लेना। सपोज ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, और जो फोर्सेस इसके ऊपर आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे फोर्स कुछ ऐसा है 10 न्यूटन, और यहाँ पे कुछ फोर्स ऐसा है 6 न्यूटन, है ना। और यहाँ पे कोई फोर्स ऐसा है, कितना फोर्स है, आई चेंज द फोर्स हियर इज समथिंग लाइक 12 न्यूटन, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि ये जो बॉडी है ये यहाँ पे कोई एक फोर्स दिया गया है F, ये फोर्स F दिया गया है, पूछा है इन फिगर सोन, इन फिगर सोन find F for which net torque produced about O is 0। F का वैल्यू क्या होने से
ओ पॉइंट में नेट टॉर्क 0 होगा। मतलब सारे का मतलब ये बॉडी नहीं घूमेगा, अब ये रेस्ट में है तो दिस विल नॉट रोटेट, द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम की बात चल रहा है, ये घूमेगा नहीं। अब बोलोगे सर रोटेटरी मोशन तो नहीं होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा क्या? लीनियर मोशन कैसे हो सकता है? यहाँ पर इसको हिंच कर दिए तो भाग तो नहीं सकता, इट कैन नॉट मूव अवे, देयर कैन नॉट बी एनी लीनियर एक्सीलरेशन। इफ एट ऑल देयर इज पॉसिबिलिटी, वी से देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशनल एक्सीलरेशन। लेकिन पूछ रहा है क्या, एफ का वैल्यू क्या होने से नहीं घूमेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जिसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, नहीं घूमने का कंडीशन क्या हुआ, नेट टॉर्क मस्ट बी 0। तो चलो हम सारा फोर्सेस का टॉर्क निकालते हैं और इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो फॉर दैट अगेन वी प्रिपेयर सॉल्यूशन में कुछ ऐसा चलेंगे, सॉल्यूशन में कुछ ऐसा चलेंगे। थोड़ा इसको यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। नाउ नेट टॉर्क 0 होगा तो आई मेक ए टेबल, फोर्स L टॉर्क डायरेक्शन। फोर्स क्या क्या था, सारा फोर्स को लिख लेते हैं। 6 न्यूटन, 12 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन। 6 न्यूटन, 12 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ठीक है, ये सब के लिए हमें फोर्स पता करना है, आई मीन टॉर्क पता करना है। ठीक है, 6 न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा हमारा L। What is L for 6 Newton force? सोचो और बताओ, L for 6 Newton force. I'm waiting for your answers. बताइए क्या होगा L for 6 Newton force? क्या हो जाएगा? Yes, 6 Newton force। यहाँ पे अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ, ये वेरी गुड वेरी गुड, मेनी ऑफ यू आर टेलिंग वेरी करेक्टली। तो यू से इट इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर, क्योंकि ये 6 न्यूटन यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना। इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से कितना दूर पे, पूरा 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो 4 से 2 निकल गया, रह गया 2। सो हम कहेंगे 6 न्यूटन के लिए जो टॉर्क बने, लेंथ होगा L होगा, वो होगा 2 मीटर। टॉर्क कितना होगा 12 न्यूटन मीटर। बस बताना ये है कि 6 न्यूटन के चलते क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऑब्वियसली दिख रहा है, ये इसे दबाएगा तो नीचे की तरफ है। This force is producing a torque in the clockwise sense, clockwise, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो गया, क्लॉकवाइज। 12 न्यूटन फोर्स, 12 न्यूटन फोर्स के लिए, 12 न्यूटन फोर्स के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है 12 न्यूटन का, इसका डिस्टेंस यहां से कहां से, यहां से, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 12 न्यूटन फ्रॉम हियर कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर। ये भी तो 2 मीटर है ना। तो ठीक ठीक ठीक, ये इज कमिंग 2 मीटर। आदित्य नंदन आंसर देने लगा है, लेकिन फोर्स को न्यूटन मीटर नहीं देते बेटा, फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं। हाँ, तो 12 न्यूटन 2 मीटर हो गया, तो ये कितना हो गया 12 into 2, इट इज 24 न्यूटन मीटर। तो आप कहोगे the torque produced by 12 Newton force is 24 Newton meter। ये 24 Newton meter क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये फोर्स ऐसा है, ऐसा है मतलब क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, विल कॉल इट क्लॉकवाइज। देन कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। 10 न्यूटन के लिए क्या बनेगा, 10 न्यूटन के लिए लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस हमारा एक्सिस से कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम हियर, दिस डिस्टेंस कितना है, ये भी तो 2 मीटर है। अरे वाह, सब कुछ 2 मीटर का ही आ रहा है, तो कितना हो गया 20 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? देखो, अगर ऐसे घुमाने की कोशिश करता है क्लॉकवाइज कहते हैं, ऐसे घुमाने की कोशिश करता है एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। फोर्स हमारा ऐसा है, मतलब वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये क्लॉकवाइज होगा। ये सारे के सारे तो क्लॉकवाइज हो रहे हैं। नाउ ड्यू टू F के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया 4 मीटर। सो यू सी F के लिए ये हो गया 4 मीटर, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F इज एक्टिंग समवेयर हियर, है ना। यस यस यस, तो ये अगर 4 मीटर हो गया तो ये फिर आपका टॉर्क कितना होगा 4F। ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? देखो, अगर ऐसे घुमाता तो क्लॉकवाइज होता, लेकिन फोर्स ऐसा है, वो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हम कहेंगे फॉर, आदित्य नंदन सही आंसर दे चुका है, फॉर हम कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम
दैट इज नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब क्या कहोगे, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए। आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है 4f, क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है दिस प्लस दिस दैट इज 12 प्लस 24 प्लस 20 कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 36 प्लस 20 56, f इज 14 न्यूटन। वेरी गुड, देखो कितने लोग आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। सो व्हाट यू फाइंड, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 14 न्यूटन। मतलब यहां पर अगर हम 14 न्यूटन की फोर्स लगा देते हैं ये नहीं घूमेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये हो गई बात, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं नेट टॉर्क आपको समझ में आ गया। सीधे सीधे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि यहाँ पे कोई एक रॉड ऐसे रखा है, लाइट रॉड है, AB इज ए मासलेस रॉड, और दिया है कि यहां से कोई एक मास झूल रहा है ऐसे, कितना 4 kg का मास झूल रहा है, और यहां से इसको किसी एक थ्रेड से बांध दिया गया, यहां से किसी एक थ्रेड से बांध दिया गया। नाउ यू सी द बार AB इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि बंधा हुआ है, कैसे जाएगा, ना भाग सकता है ना घूम सकता है। अच्छा, और क्या दिया है कि दिस लेंथ इज से 2 मीटर एंड दिस लेंथ इज से इट इज कमिंग आउट टू बी 4 मीटर, ऐसे करके दिया। इन फिगर shown AB is a massless rod, मतलब AB का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। फाइंड टेंशंस T1 एंड T2। तो ये जो थ्रेड में बंधा हुआ है, यहाँ पे कुछ टेंशन बन रहा होगा T1, यहाँ पे भी कुछ टेंशन बन रहा होगा T2। T1 T2 क्या क्या है बताओ, कुछ इन्हें समझ में आया। लेट अस पहले तो देख के ही पता चल रहा है कि ये जो बार AB है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि घूम नहीं रहा है, दोनों तरफ से बांधे तो कैसे घूमेगा। अच्छा, और इसका लीनियर एक्सीलरेशन भी 0 है और रोटेटरी एक्सीलरेशन भी 0 है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। चलो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा बार AB, और यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है उसका नाम है T1, यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है उसका नाम है T2, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं C। C पे एक फोर्स आ रहा है, कितना फोर्स इसको खींच रहा है, यू से इट इज 40 न्यूटन फोर्स। ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 4 मीटर, ऐसा डाटा दिया। हम निकालना चाहते हैं T1 एंड T2। हमारे पास पहले जो आइडिया था सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0 करके करते थे, उससे ये नहीं बनने वाला। देखो तो सिग्मा fy इक्वल टू 0 करोगे मिलेगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 40, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। सिग्मा fx इक्वल टू 0 करने की कोशिश करोगे, देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई फोर्स है ही नहीं, तो एक ही इक्वेशन है, कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे ऐसे प्रोसीड करते, देखो सॉल्यूशन हियर sigma fy is equal to 0 means upward force is equal to downward force, मतलब T1 plus T2 is equal to 40 न्यूटन। हाँ, ये चीज तो समझ में आ रहा है ना। तो sigma fy is equal to 0 से पता चल रहा है कि T1 plus T2 is 40 न्यूटन, upward force is equal to downward force। लेकिन इससे हमारा काम नहीं निकला, हमें T1 T2 चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखो, हम जान रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क की 0, नेट टॉर्क 0 कौन सा एक्सिस में है, A में भी नेट टॉर्क 0 है, B में भी 0 है, C में भी 0 है, D E F कहीं भी एक पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट में 0 है। अगर किसी भी एक पॉइंट में नेट टॉर्क 0 नहीं होता, ये बॉडी उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता, लेकिन क्या है, इट इज नॉट रोटेटिंग, मींस नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज 0। अच्छा, हमें T1 T2 का इक्वेशन मिल चुका है, हमें T1 T2 का अगर दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा या फिर T1 T2 का वैल्यू मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा।
कौन सा एक्सिस में निकालेंगे? आप कहोगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए इज आल्सो जीरो, नेट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू बी इज आल्सो जीरो, अबाउट सी इज आल्सो जीरो। ठीक है ना? मैं लेता हूं नेट टॉर्क अबाउट ए फॉर इक्विलिब्रियम आप कहोगे नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। आप पहले सोचो और बताओ ए में कौन कौन कितने फोर्स टॉर्क बना रहे हैं? देयर आर टोटल 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, T1, T2 एंड 40 न्यूटन। T2 के चलते ए में कैसा टॉर्क बनेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज। 40 न्यूटन के लिए क्लॉकवाइज। T1 के लिए कोई टॉर्क नहीं, व्हाई? बिकॉज़ द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू ए, है ना? तो हम ए में टॉर्क ले रहे हैं तो हमारा जो इक्वेशन निकलेगा नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, उसमें T1 रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है कि नहीं? अगर हम बी में टॉर्क लिए होते तो कौन सा फोर्स गायब हो जाता इक्वेशन से? T2 गायब हो जाता, क्योंकि T2 के लिए टॉर्क बी में क्या होता है? जीरो होता है। इस लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी। ठीक है, अगर ये बात है तो चलिए नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना? इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट ए। ए में क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? कौन ए में बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है और कौन ए में बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लियरली 40 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और T2 एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अगर ये बात है तो 40 न्यूटन के चलते क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा? ये हो गया 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इंटू 2 दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है? T2 तो मालूम नहीं है, हाँ फिर भी लिखो T2 व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन? हम अबाउट ए निकाल रहे हैं। अबाउट ए मतलब इस एक्सिस से T2 का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस कितना है? 2 + 4 6। यस, मिल गया। तो क्या इसमें से हमें T2 मिल गया? हाँ मिल गया। इट इज 80/6 इज 40/3 न्यूटन। सो टेंशन T2 is 40/3 न्यूटन। एक बार हमें T2 मिल गया, पहले से हमें T1 + T2 मिला है, तो हम क्या कहेंगे? पुटिंग इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा? T1 is equal to 40 minus T2, that is T2 का वैल्यू है 40/3, it is coming out to be 80/3 न्यूटन। समझ में आया? तो देखो हमें T1 T2 मिल गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। अगर ये आपको समझ में आया, लेट मी गिव यू अनदर सिंपल क्वेश्चन। ठीक, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक वाल है और यहाँ पे कोई एक डंडा ऐसे रखा हुआ है। लेट मी ड्रॉ ए डंडा ताकि आपको अच्छा दिखे। ये एक डंडा यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक डंडा है, ये ठीक है, ये डंडा यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। चलिए मानते हैं ये डंडा को इस वाल के साथ हम खींच कर दिए, मतलब ये घूमेगा भी तो ये वाल के साथ ही अटैच रहते हुए घूमेगा। और ये डंडे को सपोज हम कहेंगे यहाँ से गिर ना जाए, इसीलिए वाल के साथ एक थ्रेड में बांध दिया गया है। इट इज कनेक्टेड टू दिस वाल बाय मींस ऑफ ए थ्रेड, ठीक है। और ये डंडे का मास है m और ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो बार है यहाँ पर ये कुछ ऐसा है। थोड़ा सा मैं फिगर प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लूं। ये हो गई हमारा थ्रेड, यस यस। तो पूछा क्या है, आपको पूछा है कि अगर ये डंडे को हम यहां से इसे बांध के रख दिए हैं, छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, नहीं गिर रहा है, बाय मींस ऑफ ए थ्रेड आप इसको बांध दियो, तो व्हाट इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द थ्रेड? क्या लिखेंगे? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन क्या दिया है?
mass of bar AB is mass of bar AB is m. Find tension in thread, tension in thread connected at point B. बाकी सब कुछ डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी सब डाटा दिया हुआ है, आपको बताना है व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड एट पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट में क्या टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो थ्रेड है इसमें क्या टेंशन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। बार का मास दिया हुआ है कि बार को इसे रखें तो थीटा एंगल कर रहा है। पूछा है बताओ व्हाट इज द टेंशन इन दिस थ्रेड। तो पहले बार का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे फोर्सेस आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बार के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं। एक तो वेट आ रहा होगा, कहां पे, हियर एट द सेंटर। कितना आ रहा होगा, mg। अच्छा, वेट कहां पर आता है, सेंटर ऑफ मास में। अच्छा, टेंशन तो दिख रहा है, यहाँ पे टेंशन T है। अच्छा, और क्या है, यहाँ पर ये कनेक्टेड है, एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट देयर विल बी सम फोर्स। यहाँ पर कुछ फोर्स है लेकिन किस डायरेक्शन में हमें मालूम नहीं है। ध्यान रखना, ये जो हिंज्ड पॉइंट है उस पॉइंट में फोर्स निकालने से पहले थोड़ा रुक जाना, फटाक से किसी डायरेक्शन मत दिखा देना, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है ना वो फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। ठीक है, सो वी शैल डिस्कस दैट इन सेपरेट पार्ट। पर चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक फोर्स है, किस डायरेक्शन में है मालूम नहीं है, कितना फोर्स है मालूम नहीं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर लिया, मतलब कुछ फोर्स तो है, किस डायरेक्शन में है मालूम नहीं है। हमें निकालने के लिए कहा गया है टी। हम क्लियरली देख रहे हैं कि डंडा अभी रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो नेट टॉर्क ऑफ ऑल दिस फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट ए बी सी डी, यहाँ पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, नेट फोर्स हैज टू बी जीरो, नेट टॉर्क हैज टू बी जीरो। नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये रेस्ट में रहेगा, नहीं घूमेगा। तो ऐसा करते हैं सॉल्यूशन फॉर इक्विलिब्रियम। कौन सा पॉइंट में नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो करेंगे। हमारे पास अननोन क्या क्या है देखो तो, mg तो मालूम है, t है, f है। सपोज हम नेट टॉर्क अबाउट c जीरो करेंगे। नेट टॉर्क अबाउट c अगर जीरो करेंगे तो t के लिए कुछ टॉर्क निकलेगा, f के लिए कुछ निकलेगा, दोनों अननोन है। ऐसा इक्वेशन हमारे किसी काम का नहीं। और वैसे भी हमें f नहीं पूछा गया, हमें तो सिर्फ t पूछा गया। अगर हम इस पॉइंट में टॉर्क निकालेंगे, नेट टॉर्क जीरो करेंगे, नेट टॉर्क तो हर एक पॉइंट में जीरो होता है, बी में जीरो करेंगे तो मिलेगा क्या, टी तो गायब ही हो जाएगा इक्वेशन से, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी। अगर हम ए में टॉर्क निकालेंगे, नेट टॉर्क जीरो करेंगे तो एफ के लिए क्या टॉर्क बनेगा, जीरो। क्या इक्वेशन में एफ रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन हमको चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था। वी डोंट नीड वैल्यू ऑफ एफ, हमें पूछा गया टी। तो ये जो f एक अननोन क्वांटिटी है जिसका ना मैग्नीट्यूड मालूम है ना डायरेक्शन मालूम है, उसको अपनी इक्वेशन में रख के क्यों हम मुसीबत झेल रहे हैं। चलो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट में ले लेते हैं टॉर्क, ताकि हमारे इक्वेशन में f नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट a इज जीरो। क्यों मैं a पॉइंट को चूज किया मैं आपको समझा दिया, किसी दूसरे पॉइंट को चूज किया होता तो f के लिए भी कुछ टॉर्क आ गया होता। अच्छा, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट A इज जीरो। अगर नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट A जीरो है तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट A मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट A। देखो तो A में क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, हु इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज टॉर्क, कौन इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, mg और t। f तो कोई फोर्स टॉर्क नहीं बना सकता, बिकॉज f is passing through this point, whatever may be the direction of force, but f is acting at this point, the line of action must be passing through this point, the torque produced by f is zero। अब mg के लिए और t के लिए कुछ टॉर्क बनने वाला है। mg के लिए कैसा टॉर्क बनेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क। टी के लिए ये टी कोई चीज इसको ऐसे खींच रहा है तो ये बार को कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। टी विल प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, है कि नहीं, ठीक है, टी के चलते एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। जो क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ सी,
ये किसके लिए हुआ, mg के लिए। कितना होगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा था यहाँ पे, ये लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए L, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कैसे निकालेंगे इसको, विल से दिस डिस्टेंस, ये चाहिए हमें। सर कुछ तो डाटा वाटा दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे। चलिए सोचते हैं कि पूरा जो बार है लेंथ L है, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ऐसे करते हैं, लेट L इज इक्वल टू AB, और AB का लेंथ हो गया L इज इक्वल टू AB, A से B तक का लेंथ हो गया L। C तो मिड पॉइंट है ना, क्योंकि वेट एक्ट कर रहा है, तो AC कितना हो गया L/2। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है, ये 90 माइनस थीटा है। ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया और ये एंगल थीटा हो गया तो ये L/2 है। ये लेंथ कितना हो जाएगा, इट विल बी L/2 sin थीटा। दिस लेंथ इज कमिंग आउट टू बी L/2 sin थीटा। मैं लिखने के लिए इस पॉइंट को P लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, mg इंटू AP। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, T बना रहा है। कितना बना रहा है, T के लिए T इंटू उसके लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। चलो इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं Q, तो इट इज इक्वल टू AQ। लाइन ऑफ एक्शन हुआ ये डिस्टेंस। चलो थोड़ा सबका वैल्यू डालते हैं। mg तो mg है, mg तो mg है, समझ में आ गया। AP क्या है, AP क्या है, AP इज L/2 sin थीटा, L/2 sin थीटा। T तो T है, AQ क्या है, AQ। अच्छा ये पूरा रॉड का लेंथ है L, ये पूरा रॉड का लेंथ है L, ये एंगल है थीटा, तो AQ लेंथ क्या हो जाएगा L cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या। तो हमें तो T चाहिए था, तो L अननोन क्वांटिटी था, हम लोग एज्यूम किए हैं, तो हम कहेंगे L तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। क्या मिल गया, tan थीटा, सॉरी थीटा तो नहीं पूछा था हमें, T पूछा था। सो T इज इक्वल टू बाकी सबको इधर ले आओ, इट इज mg/2 tan थीटा, mg/2 tan थीटा। सो द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द थ्रेड इज mg/2 tan थीटा। समझ में आ रहा है, थ्रेड में टेंशन कितना हुआ, mg/2 tan थीटा। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी था। Let's see one more question. Suppose हम निकालना चाहेंगे कि कोई एक थ्रेड है A से और ये एक बार है A से, ठीक है। ये बार मान लो कि ऐसे रखा हुआ है फ्लोर पे, ऐसे फ्लोर पे रखा हुआ है, और इस बार को आपने ऐसे बांध के रखा है, ऐसे बांध के रखा है। क्लियरली दिया है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या दिया है, इट इज गिवन 60 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो किसी एक बार है AB जिसको B पॉइंट में हम लोग हींच कर दिए, A पॉइंट को ऐसे बांध दिए बाय ये थ्रेड। तो हमें पता करना है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बार, हियर मास ऑफ बार AB is 10 kg, find tension T in the thread। थ्रेड में टेंशन पूछा है, ये है थ्रेड, इसमें टेंशन क्या है ऐसे पूछ रहा है। बार को यहाँ से बांध दिया गया है और बार का लेंथ के बारे में कुछ तो दिया नहीं है, यू कैन एश्योर। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट विथ टू फाइंड द टेंशन। टेंशन पता करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट लेट अस सी, we'll see here the three body diagram। फर्स्ट देखेंगे
फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एक तो हुआ उसका वेट कहाँ पे आ रहा होगा, इट मस्ट बी कमिंग समवेयर हियर, है ना। मास कितना है इसका 10 kg, तो वेट कितना होगा 10g, दैट इज 100 न्यूटन। हाँ, g को 10 लेते हैं। अच्छा, ये पूरा लेंथ अगर l है, ये पूरा लेंथ अगर l है तो हम कहेंगे दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू l/2, है ना। और ये पूरा लेंथ को l दिया तो नहीं है, हाँ नहीं दिया है, हम अस्यूम कर लिए, I assume the whole length is L, this length is L/2। अब और क्या फोर्स आ रहा है, यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स आ रहा है, यहाँ पर टेंशन आ रहा है जो पता करना है, और यहाँ पे तो आपका एक फोर्स आ रहा होगा, कौन सा पॉइंट में, एट द हिंज पॉइंट में कुछ फोर्स आ रहा होगा, कौन सा डायरेक्शन में मालूम नहीं है, तो हिंज का फोर्सेस को हरदम टेढ़ा मेढ़ा कर देना, बिकॉज नाइदर यू नो द मैग्नीट्यूड नॉर यू नो द डायरेक्शन। हमें टी निकालना है, अब अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, हमें अगर टी निकालना है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो कौन सा पॉइंट में हमें टॉर्क निकालना चाहिए? आई एम गिविंग यू सेवरल पॉइंट्स ए बी सी और एनी अदर पॉइंट, कौन सा पॉइंट में टॉर्क निकालने से हमें टी भी मिल जाएगा और एफ मालूम नहीं है, ये भी हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। कौन सा पॉइंट में टॉर्क निकालना चाहिए, बताइए कौन सा पॉइंट में टॉर्क निकालने से हमारा इक्वेशन में हमारा जो जरूरत की चीज है वो निकल जाएगा, जो जरूरत की चीज नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इक्वेशन में। कौन सा पॉइंट में टॉर्क निकालेंगे, तो अगर हम ए में टॉर्क निकालेंगे तो हमारे इक्वेशन में टी रहेगा क्या, टी के चलते कोई टॉर्क नहीं बनता है अबाउट दिस एक्सिस। ये पॉइंट में निकालेंगे तो टी रहेगा क्या, हाँ रहेगा, लेकिन एफ नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में ऐसे कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा टाउ बी मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों मैं बी ले रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए। अगर बी के अलावा और किसी भी दूसरे पॉइंट में नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 करूंगा तो ये जो फोर्स है, स्ट्रे फोर्स है, अनवांटेड फोर्स है, जिसका ना मैग्नीट्यूड मालूम है ना डायरेक्शन मालूम है, उसके चलते टॉर्क निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम नहीं है ना। तो फिर मैं बी पॉइंट में निकाल देता हूं ताकि इसके लिए कोई इफेक्ट रहेगा ही नहीं। नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज टॉर्क must be equal to एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट बी। बी में क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, who are the forces producing torque clockwise? बी में 100 न्यूटन और टी और एफ के लिए तो कोई टॉर्क ही नहीं, 100 न्यूटन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये टेंशन इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना बन गया, टी इनटू क्लॉकवाइज टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय टी। टी के लिए कितना क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा, ये लेंथ कितना है, हम अस्यूम की है लेंथ l, और ये लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसे ही परपेंडिकुलर दिया है, लाइन ऑफ एक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ ऑफ द रॉड, मींस लेंथ ऑफ द रॉड इटसेल्फ इज l, तो हम कहेंगे t इनटू l। देखो t मालूम नहीं है, l हम अस्यूम किए हैं, उसके बावजूद चलिए देखते हैं 100 न्यूटन के लिए क्या टॉर्क बनेगा, 100 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है भाई, ये l/2 है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा l/2 cos 60। इट इज l/2 cos 60, और आप जानते हो cos 60 इज अगेन 1/2, सो इट इज l/4। l तो दोनों तरफ से गया, t इज इक्वल टू 100 इंटू 1/2 तो था, cos 60 is 1/2, it is 25 Newton. So the tension in the thread is 25 Newton. समझ में आ रहा है? Things are so simple. आपको किसी एक पॉइंट में नेट टॉर्क इक्वल टू 0 करना है। Once you make नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो आपको जो अननोन क्वांटिटीज है वो फटाफट मिल जाएंगे। ठीक है, ये हुई बात। अच्छा, तो नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय all forces about any axis is 0। ठीक। Now we'll see an interesting effect about torque। अगर कोई बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क किसी एक्सिस में 0 हुआ तो रेस्ट में रहेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा।
अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ तो फिर घूमेगा तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। जैसे नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर जीरो हुआ तो वो रेस्ट में रहता था या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता था, उसका लीनियर एक्सीलरेशन जीरो होता था। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो द बॉडी वाज एक्सीलरेटिंग विथ व्हाट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन में हम अगर एनालॉजी देखेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आप कहोगे जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द मास। तो सिमिलरली अगर हम रोटेशनल मोशन में इस फॉर्मूले को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, रोटेशनल मोशन में आप कहोगे लीनियर एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन और नेट फोर्स की जगह क्या कहेंगे, एनालोगस क्वांटिटी है नेट टॉर्क। मास का एनालोगस क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इट इज टाउ बाय आई। तो जो हमें समझ में आया उसको लिखेंगे। सो इन केस ऑफ और when a torque is applied on a body about an axis, when a torque is applied on a body about an axis, the body undergoes angular acceleration about that axis, उस एक्सिस में एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, given by alpha is equal to tau by I, where I is moment of inertia about the same axis, तीनों की तीनों चीज सेम एक्सिस में निकाला गए हैं। ठीक है, देखने में फॉर्मूला कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन थोड़ा यूज करते बस चौकन्ना रहना पड़ेगा कि हमारा फोर्स, मास और एक्सीलरेशन में क्या था कि मास का कोई डायरेक्शन वेरिएशन नहीं था, सीधे सीधे मास हम डायरेक्टली निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पर आई किसी एक्सिस में निकालना पड़ता है, टॉर्क किसी एक्सिस में निकालना पड़ता है, एंगुलर एक्सीलरेशन किसी एक्सिस के चारों तरफ होता है। तो ध्यान रहे तीनों के तीनों पैरामीटर सेम एक्सिस में होना जरूरी है। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो क्या रिलेशन मिला, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको बेहतर क्लियर आएगा। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बार को हॉरिजॉन्टली पकड़ के रखा गया था, अब इसको यहाँ से ऐसे बांध दिए गए थे। अब इसका मास m है, लेंथ l है और इसको यहाँ से ऐसे बांध दिया गया था। अब अगर मैं ये जो बार है इसको यहाँ से कट कर दूंगा तो गिरने लगेगा, ठीक है। तो चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं A, इस पॉइंट को नाम देते हैं P। In figure shown, if the thread at B is cut, find what will be initial acceleration of the bar। ठीक है, अब इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी यहाँ पर तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, बंधा हुआ है, इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बार। तो जैसे अगर हम ये थ्रेड को काट देंगे ये गिरने लगेगा, जब गिरने लगेगा विल ट्राई टू रोटेट। हमारा क्वेश्चन है कि कितना एंगुलर एक्सीलरेशन में घूमेगा।
व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पहले आएगा तो पहले आपको तय करना है कि ये कौन सा एक्सिस में घूमने वाला है। व्हेन द थ्रेड इज कॉट इट विल रोटेट अबाउट व्हिच एक्सिस, इट विल रोटेट अबाउट ए और बी और एनी पॉइंट सी। आपको इमेजिनेशन होना चाहिए कि कैसे घूम रहा है। ये बार को थ्रेड यहां से काट देंगे तो ऐसे गिरेगा, मतलब इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए में घूम रहा है, ये आपको दिखना चाहिए ऐसे, है कि नहीं। ये ए में घूम रहा है, जैसे ये बार को हम ऐसे पकड़ के रखे थे, थ्रेड को काट दिए तो ये गिरने लगा ऐसे, मींस इट इज रोटेटिंग अबाउट व्हिच एक्सिस, व्हिच एक्सिस में ये घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, है कि नहीं, है ना। हम बताए थे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग। जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये बार इस पोजीशन से ऐसे गिर रहा है, प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ये हो गया प्लेन ऑफ रोटेशन, उसको परपेंडिकुलर करके कोई लाइन ऐसा हो गया। कौन सा पॉइंट से, उस पॉइंट से जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। ये बार का कौन सा पॉइंट मूव नहीं करेगा, सारे मूव करेंगे, पॉइंट ए मूव करेगा क्या, पॉइंट ए मूव नहीं करेगा, दैट मींस द एक्सिस इज लाइक दिस। अच्छा, तो हम कहेंगे हियर द बार रोटेट्स अबाउट ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ कि एक्सिस कहां पर है, कैसा है, पता कर लो। ये बार ए में घूमेगा, ठीक, बार अगर ए में घूमेगा तो बताओ ए में क्या है, टॉर्क। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ए। थ्रेड तो हम काट चुके हैं, अब ये गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसका वेट इसको खींच रहा है। कितना है वेट, mg। और यहाँ पे कोई फोर्स है क्या, हाँ यहाँ पे भी कुछ फोर्स होगा, लेकिन हम ए में टॉर्क निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो फोर्स है उसके लिए यहाँ पे कोई टॉर्क होगा क्या, नहीं होगा, इसके लिए कोई टॉर्क नहीं होगा। यहाँ पे जो फोर्स है हिंज पे, उसके लिए कोई टॉर्क नहीं होगा, देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू दिस, है ना। देयर विल बी नो टॉर्क बाय द फोर्स प्रोड्यूस्ड एट ए, एट पॉइंट ए। mg के लिए कुछ टॉर्क होगा, mg के लिए जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, इट विल बी mg, इट विल बी इक्वल टू mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, L/2। ओ कितना सिंपल है। तो दिस इज द नेट टॉर्क अबाउट ए। सर टेंशन के लिए क्यों टॉर्क नहीं होगा, अरे आप थ्रेड को काट चुके हो, द थ्रेड एट बी इज कट, थ्रेड को कट कर दिया, अभी टेंशन नहीं है। अच्छा, इस टॉर्क के लिए बार घूमेगा, जो भी चीज घूमेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए में क्या है, दिस बार इज रोटेटिंग लाइक दिस। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार अबाउट दिस एक्सिस, आपको तो मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बार about an axis perpendicular to its length passing through one end is given by ml square by 3। तो आपको होगी ml square by 3। अब एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना क्या बड़ी चीज है, यू नो इट इज tau a by I a। ये एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट एक्सिस a हुआ। इस एक्सिस में क्या है इसका एंगुलर एक्सीलरेशन, चलिए डिवाइड करिए, इट इज कमिंग mgl by 2 और नीचे आ गया ml स्क्वायर बाई 3। तो थोड़ा मारपीट करो तो देखो m कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो गया, इट इज 3g बाई 12। सो द एंगुलर एक्सीलरेशन इज 3g बाई 12। एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सो द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ दिस बार इज 3g बाई 12। समझ में आया। देखो थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, क्या करना पड़ा, पहले निकालना पड़ा कि कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, उस एक्सिस में टॉर्क कितना है, उस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है। नाउ और एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। चलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई एक डिस्क है, दिस इज व्हाट इज द डिस्क, आई कंसीडर दिस एज ए डिस्क। ये डिस्क है, ये डिस्क है। ये डिस्क जो है इसको मैं क्या किया हूं, इसको मैं यहां से हिंच कर दिया हूं बाय अरेंजमेंट लाइक दिस। अब इसको मैं ऐसे हिंच कर दिया हूं, जब मैं इसको हिंच कर दिया और यहां से पकड़ के मैं इसको खींचने वाला हूं, कोई फोर्स F लगा के, ठीक है, कोई फोर्स F लगा के खींचने वाला हूं।
तो ये डिस्क का मास m है, ये रेडियस r है, ठीक है। ये ऐसा हिंज हो गया। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि व्हाट विल बी द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन, पूछा है व्हाट विल बी एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। इन फिगर शोन the disk has mass m and radius r. Find initial angular acceleration of disk। देखो ये डिस्क है, आप इस पॉइंट को पकड़ के खींच रहे हो और आपको पता करना है कि ऐसे खींचने के कारण ये डिस्क अभी घूमने वाला है। पूछा है बताओ व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। ये डिस्क घूमने वाला है, व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है। तो अगर ये घूमेगा तो कौन सा एक्सिस में घूमने वाला है, पक्का ये घूमेगा तो इट विल रोटेट अबाउट ओ, इट विल रोटेट अबाउट एक्सिस ओ, है कि नहीं। थोड़ा ये फिगर को हम इसका ये निकाल देते हैं डिस्क का, ये फिल इन द कलर को थोड़ा इसको ब्लैक कर देते हैं। यस 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 यस। नाउ क्या है कि डिस्क को जैसे आप खींच रहे हो, घूमने की कोशिश कर रहा है, कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ में घूम रहा है। सॉल्यूशन, तो पहला स्टेप क्या था, हमें एक्सिस पता करना है। खींचेंगे कैसे घूमेगा, ओ में घूमेगा। द डिस्क रोटेट्स, देख लो मैं पहला स्टेप में क्या करता हूं, द डिस्क रोटेट्स अबाउट ओ, द डिस्क रोटेट्स अबाउट ओ। अच्छा, अगर डिस्क रोटेट कर रहा है ओ में तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ओ, ओ में क्या टॉर्क बनना है, डिस्क का अपना वेट, डिस्क हैज गॉट इट्स वेट। देख लो डिस्क के ऊपर अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, क्या बता सकते हो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द डिस्क। एक तो हुआ फोर्स हम दे रहे, दूसरा डिस्क का अपना वेट है, तीसरा है अगर यहाँ पे रखे हैं तो यहाँ पे भी तो कोई सपोर्ट फोर्स मिल रहा होगा जहाँ पे हिंच के है कि नहीं। देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डिस्क, लेकिन हम मोमेंट निकाल रहे हैं किसमें, ओ में। तो ओ में जब मोमेंट निकालेंगे तो डिस्क का जो अपना वेट है उसके चलते कोई टॉर्क बनेगा क्या, नहीं। वेट इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय वेट अबाउट ओ विल बी 0, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन अबाउट O will be 0। तो O में कौन टॉर्क बनाएगा, F। कितना टॉर्क बनाएगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, कितना है ये, इट इज इक्वल टू R। अच्छा, यही टॉर्क के कारण अभी ये डिस्क घूमने वाला है। अगर यही टॉर्क के कारण ये घूमने वाला है तो जो घूमने वाला चीज है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, व्हाट इज IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या हो जाएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी डिस्क के बाय इस एक्सिस में क्या हो जाएगा, हाफ m r²। ये फॉर्मूला तो आपको आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस इज हाफ m r²। देन व्हाट अबाउट द एंगुलर एक्सीलरेशन, द एंगुलर एक्सीलरेशन इज टॉर्क अबाउट O by मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, इट इज Fr by हाफ m r², हाफ m r²। तो r कैंसिल हो गया, 2 पर गया तो मिला 2f by mr। सो द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी 2f by mr। आया समझ में, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं किसी भी केस में अगर हमें ढेर सारे फोर्सेस दिए गए हैं तो। चलिए हम और एक क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। से क्वेश्चन ऐसा है कि हम कहेंगे कि सपोज ये कोई एक जस्ट हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, आपको समझने में आसान होगा शायद। लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। ये कोई एक डिस्क है, ये कोई एक डिस्क है
और इस डिस्क को हम ऐसा सस्पेंड किए हैं और मान लो कि इसके ऊपर से एक थ्रेड बंधा हुआ है और इधर से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, ठीक है, और दिया है कि ये मास m है, ठीक है, और ये डिस्क का भी मास m है, इसका रेडियस भी r है, ऐसे करके दिया है, डिस्क का रेडियस भी r है, ठीक है, दिया है कि डिस्क का रेडियस r है। और आपको क्या पूछा गया बताओ? द पुली, राइट, the pulley in figure is a disc of mass m and radius r। ये जो पुली है that is a disc, a thread or the thread is wound on the disc, the thread is wound on the disc। ये थ्रेड डिस्क के ऊपर वुंड हुआ। देखो ये डिस्क का भी मास m है और रेडियस r है और ऐसे इसको बांध दिया गया है और इधर से एक ब्लॉक लगा है। अब होगा क्या? ये ब्लॉक चलेगा नीचे और ये डिस्क घूमेगा ऐसे, है कि ब्लॉक चलेगा नीचे, डिस्क घूमेगा ऐसे। क्वेश्चन क्या है? हमें निकालना है व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। थोड़ा ध्यान से देखना इसको कैसे मैं कर रहा हूं। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। जो हैंगिंग ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? m। तो दोनों का मास बराबर दिया है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, अलग अलग भी हो सकता था, मैं कैलकुलेशन के लिए इसे कर लिया हूं। चलिए, और टू अवॉइड दैट आल्सो आप चाहो तो ब्लॉक 2m कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा आपको टू अवॉइड, क्योंकि कहां पर कौन सा m यूज हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज यू कैन से एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2m, मतलब ये जो मास है m है, ये m नहीं है, ये कितना है? ये ब्लॉक का मास है 2m। हमें इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन चाहिए। नाउ फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये पुली के ऊपर एक थ्रेड ऐसे बंधा हुआ था, थ्रेड को एक एंड से एक ब्लॉक लगा था, ब्लॉक को छोड़ दिए, ब्लॉक नीचे जाएगा, पुली घूमेगा। क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन में नीचे जाएगा। पहले बताओ ये ब्लॉक का कौन सा मोशन हो रहा है? लीनियर मोशन हो रहा है कि रोटेशनल मोशन हो रहा है? ऑब्वियसली लीनियर मोशन हो रहा है, सीधे नीचे जा रहा है। पुली का तो रोटेशनल मोशन हो रहा है ना? पुली का रोटेशनल मोशन हो रहा है, ब्लॉक का लीनियर मोशन हो रहा है। अगर ये बात है तो ब्लॉक का लीनियर मोशन को देखते हैं। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे और देखो कि जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक टेंशन तो आ रहा होगा और इसके यहाँ पर एक टेंशन आ रहा होगा तो यहाँ पे भी टेंशन आ रहा होगा, है ना? ठीक है, तो थोड़ा सिस्टमेटिकली करने के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस की जरूरत है। आई विल स्क्वीज दिस, ये आ गया यहाँ पे। ठीक, सॉल्यूशन फॉर और linear motion of the block, translation of block। ये ब्लॉक का ट्रांसलेशन हमें क्या दे रहा है? आप देखोगे ये ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन a में, जो हमें कैलकुलेट करना है। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन a में, तो आप क्या कहोगे? अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग? यू नो द डिफरेंट फोर्सेस आर टेंशन, एक 2mg है ना, उसका वेट, और क्या करेंगे? एक शूडो फोर्स दिखाना पड़ता है। शूडो फोर्स कैसा होगा? एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 2m, तो शूडो फोर्स होगा ऐसे कितना? 2m इनटू a, है ना, 2m इनटू a। तो ट्रांसलेशन ऑफ ब्लॉक से हमें क्या मिल गया? ट्रांसलेशन ऑफ ब्लॉक से मिल गया लीनियर मोशन ऑफ ब्लॉक।
लीनियर मोशन ऑफ 2m हमें क्या दे रहा है, t प्लस 2ma इज इक्वल टू 2mg, है ना। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 बना कर रखते हैं, बाद में यूज करेंगे। अब डिस्क का रोटेशन हो रहा है, रोटेशन ऑफ डिस्क को अगर हम देखेंगे, रोटेशन ऑफ डिस्क को अगर हम देखेंगे तो ये डिस्क कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, ओ में घूम रहा है, ये ओ में घूम रहा है। अच्छा ओ में घूम रहा है तो कौन घुमा रहा है, which force is responsible for producing a torque about O, बताओ, weight of the disc, नो वो तो यहाँ पे आ रहा है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द डिस्क वो भी यहाँ पे आ रहा है, वो भी नहीं घुमा सकता, तो कौन घुमा रहा है, ये फोर्स। तो आप कहोगे टॉर्क अबाउट O हो गया T, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से कितना दूर पे दिया है, रेडियस r, टॉर्क हो गया T। अच्छा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, ये O में घूम रहा है, O में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज हाफ mr स्क्वायर। O में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ mr स्क्वायर, तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा O में, इट इज टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट इज कमिंग आउट टू बी tr बाय हाफ mr स्क्वायर, मतलब 2 ऊपर गया, इट इज कमिंग 2t बाय mr। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। अगर ये एंगुलर एक्सीलरेशन है 2t by mr, तो क्या हो गया, लीनियर एक्सीलरेशन इस पॉइंट का कितना होगा, सर्कुलर मोशन में पढ़े, दी लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू r थीटा, है ना, और लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा, लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा। ये घूम रहा है अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन में, तो इस पॉइंट का लीनियर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, इट विल बी r अल्फा, है कि नहीं। तो आप कहोगे इस केस में थोड़ा इसको हम नेक्स्ट पेज में जाना चाहेंगे, 10 ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, और अल्फा कितना था 2t by mr, डाल दो, इट इज कमिंग इक्वल टू r इंटू 2t by mr, r को खा गया, इट इज कमिंग 2t by m, मतलब ma इज इक्वल टू 2t और t इज इक्वल टू ma by 2। कैसे लिख रहा हूं, क्यों इसे लिख रहा हूं बताता हूं अभी देखो हमें पता चल गया कि ये पॉइंट का एक्सीलरेशन हो गया a, ये अगर अल्फा में घूम रहा है ये a में जा रहा है। अच्छा ये अगर a में एक्सीलरेशन जा रहा है, ये भी a में जा रहा है, ये ब्लॉक a एक्सीलरेशन में जा रहा है, मतलब दिस पॉइंट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन a, दिस पॉइंट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन a, दिस पॉइंट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन a, एवरी पॉइंट इज मूविंग विद एक्सीलरेशन a। ये पॉइंट का भी एक्सीलरेशन a ही है कि नहीं, ये पॉइंट का भी एक्सीलरेशन a ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये पॉइंट का भी एक्सीलरेशन a ही है, अगर ये पॉइंट का एक्सीलरेशन a ही है तो आप कहोगे ये जो a है that a and this a are the same। तो क्या मिल गया यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 में क्या मिला था, t plus 2ma is equal to 2mg, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 t plus 2ma is equal to 2mg था, जबकि t के जगह वैल्यू क्या मिल गया, ma by 2, तो ma by 2 plus 2ma is equal to 2mg, तो कितना हो गया ये ma by 2 ये हो गया 4 5 ma by 2 is equal to 2mg, और m तो कैंसिल हो गए दोनों तरफ से, हमें तो a पूछा गया था, इट इज 4g by 5, the acceleration a is given by 4g by 5, so the acceleration of the block will be 4g by 5। देख लीजिए ध्यान से कैसे अप्रोच हुआ। पहले हम ये ब्लॉक का ट्रांसलेटरी मोशन को एनालिसिस किए, है ना, उस एनालिसिस से हमें मिल गया क्या, उस एनालिसिस हमें मिल गया रिलेशन बिटवीन टी एक इक्वेशन मिल गया। फिर रोटेटरी मोशन को एनालिसिस किए, तो फिर वहां से मुझे मिल गया अल्फा, और अल्फा से हम निकाल दिए a, we get one more relation between t and a, क्या मिल गया, a is equal to 2t by m। बस ध्यान रखना है कि a is equal to r अल्फा, ठीक है।
अब ये दोनों इक्वेशन को यूज किए तो ए का वैल्यू निकल के आ गया 4g/5। ठीक है, ठीक है, आप लोग बहुत मजे लेके पढ़े, सारा चीज समझ में आ गया, यू कैन गो थ्रू। ठीक है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर यहाँ पर दिखाएंगे जो एक्सीलरेशन ए है 4g/5, तो इसका यूनिट क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।